हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी की सेंटर। आज हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका के कार्यों पर क्या भूमिका होती है, इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रपति पद के महत्व के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पद जो भारत में है, यह अनुच्छेद 52 में वर्णित है, जहाँ पे राष्ट्रपति पद को सर्वोच्च सम्माननीय तथा अति महत्व का पद बताया गया है और कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को ही माना जाता है। संविधान तो हमेशा राष्ट्रपति को ही प्रधान मानता है। भले ही कार्य प्रधानमंत्री करता है, लेकिन राष्ट्रपति की उसमें अनुमति आवश्यक होती है। और संविधान में यही कहा गया है कि जो भी कार्य होगा कार्यपालिका में, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। और सर्वोच्च पद माना गया है, इसलिए देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है राष्ट्रपति को। विदेश का हर कोई मामला, चाहे विदेश के लिए कोई कानून बनाना हो या फिर किसी के साथ संबंध स्थापित करना हो, हर कार्य के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। यहाँ तक कि विदेश से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इसीलिए राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति को माना जाता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसको जानना भी अनिवार्य है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये कहा गया है पहले। फिर कहा गया है राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल को बताया गया है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर क्यों राष्ट्रपति को पहले कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति बताई गई और उसके बाद फिर राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका बताया गया और फिर वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को दे दिया गया। इसका कारण है भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया जाना। संसदीय व्यवस्था के अनुसार भारत में जो भी कार्य होगा वो जनता के अनुरूप होना चाहिए और ये तभी होगा जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कार्य को करेंगे। और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अर्थात इन मंत्रिमंडलों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सभी कार्य को करते हैं जिसमें सिर्फ अनुमति चाहिए होती है राष्ट्रपति से और अंततः राष्ट्रपति को अनुमति देनी पड़ती है। हमने संसदीय व्यवस्था की बात की, तो वास्तव में संसद है क्या, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा होता है। और उसके साथ साथ राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के संसद बनता है। इस प्रकार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। तो बिना राष्ट्रपति के संसद का कोई कार्य नहीं होगा और बिना लोकसभा और राज्यसभा के भी संसद का कोई कार्य नहीं होगा। तो हम समझते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका क्यों कही जाती है। देखिए, अनुच्छेद 74(1) में बताया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 74(1) को समझ लेते हैं। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है, ये कहा गया है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति की सलाह के लिए होती है। कोई भी कानून पास करना हो तो या तो पहले लोकसभा में पास होगी और उसके बाद राज्यसभा में पास होगी, या फिर पहले राज्यसभा में पास होगी और उसके बाद लोकसभा में पास होगी। दोनों जगह पास होने के बाद अंततः राष्ट्रपति के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर पसंद आए तो उसे स्वीकार करता है और सिग्नेचर करके बिल पास कर देता है। उसके बाद बिल कानून में परिवर्तित हो जाता है। अगर राष्ट्रपति को वह बिल पसंद न आए तो वह उसे पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज सकता है। अगर वापस भेजा गया बिल पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाए पुनर्विचार के पश्चात, तो अंततः राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना होता है और उस बिल को पास करना होता है। राष्ट्रपति उसे पुनः अस्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का कार्यपालिका माना जाता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को आसान शब्दों में एक परिवार की तरह समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे जो रेड गोला दिख रहा है, यह परिवार का मुखिया है जो कि राष्ट्रपति की तरह है, और जो ग्रीन गोले दिख रहे हैं ये परिवार के मुखिया के दो पुत्र हैं जो कि मंत्रिपरिषद की तरह एक लोकसभा और एक राज्यसभा की तरह है।
और यह जो घर दिख रहा है इसको बेचना एक कार्य है जो कि कार्यपालिका के किसी कानून की तरह है। अब हम राष्ट्रपति की शक्ति को समझते हैं। देखिए, परिवार का मुखिया क्या है, वृद्ध हो चुका है और कार्यभार दोनों बेटे संभाल रहे हैं। सारी प्रॉपर्टी मुखिया के नाम पर है। मुखिया के निर्णय के बिना कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य नहीं हो सकता। दोनों बेटे घर चलाते हैं, इसलिए दोनों बेटों ने सोचा कि हमारे पास बहुत सारे घर हैं, तो किसी एक घर को क्यों ना हम बेच दें और उससे आने वाले पैसा से बिजनेस करें और हम परिवार को अच्छे सुखद चलाएं। तो यह निर्णय लेके मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया को अगर अच्छा लगे ये घर बेचने का निर्णय, तो वह सिग्नेचर कर देगा और घर को बेचने का कार्य समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार निर्णय किसका हुआ, दोनों बेटों का हुआ और अंतिम निर्णय मुखिया का हुआ। उसके बाद अगर मुखिया पसंद ना करे, यह घर बेचने का निर्णय पसंद ना आए, तो मुखिया क्या करेगा, उस निर्णय को अपने दोनों बेटों के पास फिर से भेजेगा और बोलेगा कि इस पर एक बार विचार कर लीजिए, क्योंकि यह निर्णय घर बेचने का सही नहीं है। दोनों बेटे घर बेचने के निर्णय पर पुनः विचार करते हैं और सोचते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई और पैसा आने का उपाय नहीं है। पैसा आएगा तभी हम बिजनेस करके घर चला सकते हैं। ये सोच के इस घर को बेचने के निर्णय को फिर से दोनों बेटे मुखिया के पास लेके जाते हैं और बताते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो मुखिया क्या करता है, इस निर्णय को स्वीकार कर लेता है और घर बेचने के पेपर पर हस्ताक्षर कर देता है। घर बिक्री कंप्लीट हो जाती है। तो इसी प्रकार जैसे यह पुनः वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि यह वापस भेजेगा तो दोनों बेटे घर चलाने के कार्य को छोड़ देंगे, है ना। तो इसी प्रकार जैसे वृद्ध मुखिया दोनों बेटों के निर्णय पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर है, वैसे ही मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर है। वह एक बार तो वापस भेज सकता है, लेकिन दोबारा उसको वापस नहीं भेज सकता, स्वीकार करना ही पड़ता है। इसीलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका बताई गई है, लेकिन राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर से कार्य पूरा नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पर निहित है, बिना इसके कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम भारत के बन चुके 14 राष्ट्रपतियों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर विचार करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। SSGK सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमारा सभी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।